अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइज पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि एक सच्चा वाक़या है। मेरे जूते एक मर्तबा फिर गुमशुदा हो गए थे। मैं अपने जूतों की गुमशुदगी पर कितना बदमिजाज और चिड़चिड़ा हो गया हूँ, ये तो सिर्फ़ मेरी बीवी ही बता सकती है। बेचारी बहुत हलीम और साबरा है, जो इंतहाई खंदा पेशानी से मेरी गुस्सैली नज़रों और कड़वी बातों को बर्दाश्त करती है। इसे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे इस बात पर ख़ासा गुस्सा आता है जब मेरी कोई चीज़ खो जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ़िस के वक्त आपके जूते खो जाए और फिर मिलने का नाम ना लें। घर में ना बच्चे हैं, ना कोई छोटा भाई, हम मियाँ बीवी ही घर के मकीन हैं। फिर किधर गया जूता? यह अनोखी बात नहीं, मगर इससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि यह वाक़या मुसलसल तीसरी मर्तबा पेश आ रहा था, और वो भी ऐन ऑफ़िस के वक्त, जब वक्त की नज़ाकत और बिग बॉस का सामना करना पड़ता हो। ये खड़ी की सुई के साथ दिमागी डिप्रेशन का बढ़ना और फिर दिल का ख़तरनाक किस्म की तेज़ धड़कन का धड़कना, और फिर आपकी बड़ी मुश्किल से नई जॉब जब हुई हो तो वक्त की अहमियत का अंदाज़ा आप बाखूबी लगाया जा सकता है। आज तीसरी मर्तबा मेरे जूते अपनी जगह से गायब हुए थे। मेरी बीवी सुगड़ और सलीका शुमार थी। घर की तमाम अशिया का ख्याल रखना इसका फ़र्ज़ था, और मेरी चीज़ों का ख्याल करना खातून खाना के तौर पर इसका बुनियादी हक़ था, जिसमें वह मुकम्मल कामयाब हो रही थी। मगर एक हफ़्ते में तीसरी मर्तबा जूतों का गुम होना और फिर तलाश के बाद भी ना मिलना एक मुअम्मा बन गया था। अब हर रोज़ नया जूता ख़रीदा नहीं जा सकता, और रोज़ाना ही अपने घर से जूते की गुमशुदगी भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हमने कहाँ ना ढूंढा अपने नए जूतों को, बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे और नीचे ड्रेसिंग टेबल के हर दराज में, गैलरी में, टीवी रूम में, वॉशरूम में, मगर जूते ना मिलना थे और ना ही मिले। हमें कोई 1 घंटा हो चुका था। इस मुहिम में कोई कामयाबी नसीब ना हुई। अलबत्ता ऑफ़िस से बिग बॉस का अलार्म फ़ोन आ धमका। हेलो सर, कहाँ हैं आप? क्लाइंट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुस्सा दबाकर बॉस को बोलना अच्छी तरह आता था। गो के लहजा खासा धीमा था, मगर मैंने छुपे हुए गुस्से को महसूस कर लिया था। जी सर, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। झूठ का सहारा लेना भी मुनासिब लगा। ओके, जल्दी निकलो घर से, फ़ौरन पहुँचो। कॉल ख़त्म हो गई, मगर मुसीबत ये थी कि कोई दूसरा जूता भी मौजूद नहीं था। मौजूद था तो घर का स्लीपर, जिसे ऑफ़िस को तो दरकिनार में तो घर से बाहर भी ना पहनता था, और अगर नया जूता लेता तो मार्केट खुलने में कम से कम 6 घंटे बाकी थे। एक आइडिया आया। ड्रेसिंग बदली, एक ऐसी ड्रेसिंग की के स्लीपर के सूट करें। ऑफ़िस तो जाना ही था। शाम के साए फैल चुके थे। मैं ऑफ़िस से घर आ गया। मेरी बीवी ने आज पुलाव बनाया था। खाना खाने के बाद मुझे जूतों का फिर ख्याल आ गया। जूते मिले? मैंने पूछा। नहीं मिले। हर जगह ढूंढा, मगर ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। वो भी खासी परेशान थी। इस तरह घर से किसी भी चीज़ का गुम होना ख़तरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा हमें आगे चलकर हुआ। मौत मेरे करीब से गुज़र गई थी, और अगर वक्त में कोई फ़ैसला ना करता तो आज रोदात कातिल जूता ना लिख रहा होता। मैंने शाम को नए जूतों का जोड़ा लिया और घर ले आया। इस दफ़ा मैंने अपने जूते लॉकअप में रखे और इस लॉकअप के सामने स्टैंड बाय मिनी क्लॉज कैमरा लगा दिया, ताकि मालूम किया जा सके कि अगर चोर एक मरतबा फिर इस जूतों को चोरी करने आता है तो कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस तकनीक के मंसूबे का सिर्फ मुझे इल्म था। याद रहे, मेरे जूते इंटरनेशनल ब्रांड के थे। ख़रीदते वक्त सेल्समैन पर्सन मेरा शनाख्ती कार्ड और तस्वीर लेता था। ये इनकी ख़रीदारी की पॉलिसी थी। इससे पहले 3 जूते भी इसी कंपनी के थे। यूँ समझ लें मैं ख़रीदता था
तो भी इसी स्टोर से था, चाहे जितने भी महंगे क्यों ना हो। अगली सुबह वही हुआ जिसकी तवक्को थी। मैंने लॉकअप खोला मगर जूते गायब थे। मैंने कैमरा उठाया और इसकी डेटा केबल कंप्यूटर से लिंक करके रिकॉर्ड वीडियो देखना शुरू कर दी, मगर हैरत से उछल रहा था क्योंकि मैंने गौर से देखा था कि किसी नादीदा कुव्वत ने चाबी घुमाकर जूते निकाल लिए थे। वो ताकत नज़र न आने वाली थी। कैमरे ने किसी हाथ को रिकॉर्ड नहीं किया था, ना कोई इंसान, ना कुछ और। जूते खुद ब खुद उठे बाहर रखे गए। फिर किसी नज़र न आने वाली ताकत ने लॉकअप बंद कर दिया और जूते खुद ब खुद ही फर्श पर चलते हुए मंजर आम से गायब हो गए। ये एक अजीब मामला सामने आया। भला ये कैसे मुमकिन था कि कोई नज़र न आने वाली मखलूक लॉकअप खोले और फिर जूते एक मरतबा फिर मेरी खुफिया दराज से गायब हो गए। कत्ल का गंभीर केस मेरे भी मोहल्ले के एक घर में सामने आया था। मरने वाले का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हुआ पड़ा था, टांगें अलग और पेट फटा हुआ। खून बिल्कुल नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक इंकशाफ हुआ। सामने आया कि मेरे मरने वाले का दिल और जिगर निकाल लिया गया था। खोपड़ी ऊपर से इस तरह से ब्रेक की गई थी कि सिर्फ मगज़ निकाल लिया गया। खोपड़ी के ऊपर सुराख था जिससे मगज़ निकाला गया था। कत्ल का अनोखा वाक़या खौफनाक हद तक डरा देने वाला था। तफ्तीशी अफसर ने इब्तिदाई तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। हम मोहल्ले वालों को भी ज़ेर तफ्तीश रखने का फ़ैसला किया गया। अफसर गैर मुल्की था, चालाक और ज़बरदस्त किस्म की छठी हिस्स रखता था। गालिबन इसका नाम माइकल था। माइकल ने पहले ही दिन मेरे घर का दरवाज़ा पीटा तो दिल खौफ के मारे ज़ोर से धड़का। पुलिस और हमारे घर क्यों कर आ निकली। मिस्टर साइम आप हैं? वह अंग्रेज़ इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा था कि यकीन नहीं आ रहा था। इसके साथ एक वर्दी पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद थे जो शायद इसके मातहत थे। जी मैं साइम। आप? मेरा नाम माइकल है। आपके पड़ोस में एक कत्ल हुआ है, आपसे कुछ मालूमात दरकार है। जी ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। मुझे भी अफसोस है इस वाक़े पर। मैं इन्हें लेकर ड्राइंग रूम में ले आया। सर्दियों की सौगात, चाय और कुछ खुशक मेवा जात मेरी बीवी ने मुलाजिम के हाथ भिजवा दिए। जनाब हुक्म करें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोला शुक्रिया, मगर आप ही कातिल हो तो क्या ख्याल है आपका? और आप इतनी आसानी से अपने आप को कातिल का दर्जा देना चाहेंगे? इसका अंदाज़ा खासा पुरअसरार था। कातिल? मगर क्यों? देखिए, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे हाथों के तो तोते एकदम से उड़ गए थे। जी हाँ, तमाम इब्तिदाई सबूत सिर्फ आपकी जानिब ही उठते हैं। सब कुछ आपके ख़िलाफ़ ही है। अदालत में फ़ैसला हो जाएगा साहब। फ़िलहाल ये है आपके वारंट गिरफ़्तारी। आराम से चलिए, वरना हमें ज़बरदस्ती आपको कानूनी तौर पर ले जाने का अंदिया देना पड़ेगा। ओके, मगर सिर्फ इतना बता दें कि सब कुछ में से कौन सा एक ऐसा सबूत है जो मेरे ख़िलाफ़ है? मैंने पूछा। सुनो, आपने 6 फास्टर ब्रांड के जूते ख़रीदे थे। इसका सवाल अजीब सा था। मुझे याद था ये जूते मैंने 6 फास्टर से ख़रीदे थे और ये जूते भी गुमशुदा थे। जी बिल्कुल, ख़रीदे थे। ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। तस्वीर भी आप ही की है। इसने जेब से एक पर्चा निकाला जिसमें मेरी तस्वीर और दूसरा डेटा शामिल था। ये 6 फास्टर वालों की सेल्स रसीद है। आपने इनको शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था और साथ ये तस्वीर भी ली गई थी। ये इस कंपनी की पॉलिसी थी। ये तो ठीक है, मगर इन जूतों का कत्ल इनसे क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है क्योंकि जूतों के निशान जो हमने पेंसिल शोर एक्सरे रेस से हासिल किए वो सिर्फ़ तुम्हारे जूतों की तरफ जाते हैं। कंपनी का हर जूता सिर्फ़ एक ही प्रिंट से बनाया जाता है और हर प्रिंट का एक अलग अलग निशान होता है और साथ ही मखसूस कोड भी प्रिंट पर होता है जो सिर्फ़ बार कोडिंग से नज़र आता है। तुम्हारा प्रिंट कोड नंबर 226 और बिल्ली का निशान तुम्हारा लोगो था। यकीन ना आए तो कंपनी से बात कर लो और तुम्हारे जूते ही करीब से नज़र आए और वह निशान वापस आपके घर के भी आए। कहो तो तजर्बा करके दिखा दूँ?
यह एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ था। मेरे होश उड़ गए थे। एक बेगुनाह इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए ये तो परेशानी की बात ही होती है, मगर मैं वाकई बेगुनाह था। इतना तो कि सिर्फ़ इस बुनियाद पर मुझे कातिल करार ठहराया गया। अलबत्ता मुझे साबित करने का मौका ज़रूर मिलेगा, इतनी तसल्ली तो थी मुझे। जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगी कितनी खौफनाक होती है, पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ। अच्छा, एक अच्छी बात यह भी थी कि बीवी नहीं थी। चलो कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे। ऐसा हरगिज़ ना था कि मेरी बीवी बोलती बहुत थी। खैर, सलीका शुआर थी। बस इतना सुकून था कि कम से कम झूठी तारीफ़ तो ना करनी पड़ती होगी। लेकिन असली तारीफ़ करने का वक्त भी आ गया जब मेरी बीवी रोती हुई जेल आ पहुँची। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। आपके बगैर मैं घर में नहीं रह सकती, फिर मुझे भी इधर रहने दें। वो जज्बाती थी, मोहब्बत की वजह से रो पड़ी। मैंने इसे समझाया, देखो पगली, अगर तुम हिम्मत हारोगी तो मुझे सहारा कौन देगा? मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, मगर तुम साथ दो तो ये मुमकिन भी है। मैं तो हूँ आपके साथ, हुक्म करें। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी बीवी को चंद हक़ाइक़ बताए और अगले प्रोग्राम के बारे में बताया। एक राज की बात बताऊं, मेरी बीवी LLB भी थी, कानून की डिग्री थी और इसने मेरा केस खुद लड़ने का फ़ैसला किया था, एहसास, मोहब्बत और सच्चे लगन के साथ। मेरी बीवी ने मेरे वकील के तौर पर अदालत से रजू कर लिया और मुझे ज़मानत पर रहा करवा लिया था, मगर ये ज़मानत सिर्फ़ पहली पेशी तक थी। इस दौरान मुझे सिर्फ़ शहर से बाहर जाने की इजाज़त भी ना थी, मगर दूसरी हर किस्म की आज़ादी थी। मुझे इस केस को अपने हक़ में मजबूत से मजबूत तर करना था। मैं पहले ही दिन ऑफिस आया था। मुझे अपने कोलीग से नादिर से खुसूसी तौर पर बुलाया था। वो शाम का वक्त था, स्टाफ तकरीबन जा चुका था, वॉचमैन और नादिर ही मौजूद था। मैं इसके कैबिन में जा पहुंचा था। नादिर मुलायका वाशरूम में से बाहर निकला था। इसके होंठ सुर्ख हो रहे थे जैसे पान खाया हो, मगर मैंने तवज्जो न दी। ओह साइम, कैसे हो यार? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे याद किया? मैं एवन, चाय या कॉफ़ी? रहने दो, मैं घर से पी कर आया हूँ। ओके। वो पुरस्कार तरीके से पेश आ रहा था। मैंने गौर किया, वो काफ़ी सेहतमंद हो गया था। वो पहले भी ऐसा ही था, मगर इसके अंदाज़ में कुछ अनोखापन था। मेरी इससे बहुत कम मुलाकात हुई थी। सलाम दुआ तो थी, मगर एक दूसरे को सतही तौर पर ले लिया था। पिछले दिनों यही शख्स कितना कमज़ोर हो गया था। इसके गाल पिचक गए थे और जिस्म का गोश्त भी हड्डियों में बदल गया था। फिर इसने इलाज किया और 2 माह के अंदर ही भारी भरकम हो गया। हैरत अंगेज़ भी था, मगर आज से पहले मैंने सोचा न था इसके बारे में कभी भी। मगर आज कुछ समझ में आने लगा कि ज़िंदगी में एहतियात और मोहतात रहना लाजमी होता है। मुझे किस काम से बुलाया था तुमने? ओह हाँ, बॉस ने तुम्हें कंपनी से साइन ऑफ कर दिया। तुम फारिग हो और कंपनी को तुम जैसे कातिल बंदे नहीं चाहिए। ये रहा तुम्हारा स्पेशल ऑर्डर, साइन करो और चले जाओ। इसका रवैया एकदम सर्द हो गया। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था और कंपनी मुझे इतना जल्दी फारिग कर देगी, और वो भी अदालत का फ़ैसला आए बगैर। ये सरासर नाइंसाफ़ी थी। मैं इस पर साइन नहीं करूँगा और तुमको चैलेंज करता हूँ कि मैं फाइनल मीटिंग में ना सिर्फ जॉब बचाऊँगा बल्कि डायरेक्टर की सीट के लिए भी इलेक्शन लड़ूँगा। मैं वहाँ से उठाया था। कहने और सुनने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था, अलबत्ता एक जो सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे हाथ लगा था। इस क्लॉज को, इस पर काम करना मुझे लाजमी था। नादिर को ऐसी ख़तरनाक बीमारी लाहक थी कि अगर वो इंसानी गोश्त ना खाए तो मौत के मुंह में चला जाए। ये बात मुझे इसके डॉक्टर ने ख़ुद बताई थी। इसकी बीमारी सिर्फ इसी सूरत में ख़त्म हो सकती थी जब तक वो किसी इंसान का गोश्त ना खा लेता। ये 2 महीने पहले का वाक़या था, जब वो बिल्कुल मौत के करीब था। इंसानी गोश्त भला कहाँ से दस्तयाब होता? ये नॉर्मल तौर पर एक नामुमकिन सूरत हाल थी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर नादिर ठीक हो गया था और फिर देखते ही देखते वो ज़िंदगी की तरफ लौट आया और इसके चेहरे की सुर्खी भी लौट आई, जबकि इसका इलाज सिर्फ इंसानी गोश्त खाने में था। मेरी बीवी इस मीटिंग में मेरे साथ थी। इसने पूछा,
तो क्या इसने इंसानी गोश्त खाया? मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? हमने इसका टेस्ट पिछले 2 माह से नहीं किया और ना ही वो हमारे पास आया है। अलबत्ता ये बात कंफर्म है कि अगर इसका टेस्ट किया जाए तो इंसानी गोश्त के इस्तेमाल का पता चल जाएगा। एक ख्याल के तहत मैंने माइकल से दरख्वास्त की कि पहली पेशी तक मुझे 2 मुहाफिज दे दें। 2 पुलिस कांस्टेबल 24 घंटे मेरे साथ रहने लगे और फिर इसी दौरान एक और इसी किस्म का कत्ल हुआ। माइकल एक बार फिर मेरे ख़िलाफ़ मैदान में अमल में कूद पड़ा, क्योंकि वो जूते अब इस्तेमाल हुए थे, वो भी मेरे ही थे और मुझे मालूम था कि कातिल क्यों इस तरह मुझे फंसाना चाहता है। कत्ल करने वाले दिल और जिगर भी निकाल लिया करता था और मगज़ भी गायब था। मैं इस वक्त थाने में था जब माइकल को कत्ल की इत्तला पहुंची। पोस्टमार्टम में साबित कर दिया था कि कातिल कोई और था, क्योंकि कत्ल के वक्त मैं माइकल के साथ मौजूद था, मगर इस कत्ल में भी मेरे जूते सामने आ गए। माइकल ने मेरी कहानी सुनी और फिर वो मेरे साथ ऑफिस आ गया। मेरी शख्सियत पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था, सब ने मेरे ही हक़ में बयान दिया। सिर्फ नादिर ने मेरे ख़िलाफ़ क्यों मनगढ़ंत और गलत बातें की, इसकी वजह आगे मालूम हुई। खैर, मैडम शाइस्ता से पूछे गए एक सवाल ने मेरे जूतों का हवाल सामने आ गया। मैडम शाइस्ता पीए थी मेरी बॉस की। कुछ दिन पहले साइम शलवार कमीज़ में आए थे। हालांकि दफ्तर का असूल है कि सब पैंट शर्ट में ही पहनकर आते हैं, इस दिन ये ज़रा अलग महसूस हुए। माइकल ज़हीन आदमी था, पूछा, पूरे स्टाफ में से सिर्फ आपको ही इनका एक दिन के लिए ड्रेस में आना क्यों याद है? वो मुस्कुरा दी और आंखें फेरते हुए बोली, दिल की बात है, ये इस दिन बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे याद रह गया। मैडम शाइस्ता नौजवान लड़की थी, इनकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर मुझे अपनी बीवी से खौफ आने लगा। शुक्र था वो इस वक्त मेरे मौजूद ना थी साथ में, और ना बेचारी का बुरा हाल हो जाता। खैर, मेरी बीवी ने भी यही कहा कि एक दिन सुबह ऑफिस के वक्त ही शूज़ गुम हो गए। साइम ने कैजुअल ड्रेसिंग लिया और स्लीपर पहनकर चल पड़े। कभी मैंने माइकल को नादिर का किस्सा भी सुनाया। ये इसके लिए नई पेशरफ थी, यह नया किरदार इसके लिए अहम साबित हुआ। मैंने खुसूसी तौर पर नादिर की निगरानी की और फिर एक दिल दहलाने वाली हकीकत सामने आ गई। घटा घूप अंधेरा इस वीरान घर के एक कमरे में एक इंसान जो शैतान का पुजारी था, इंसानियत सूज मंजर मेरे सामने था, जिसे मैंने मूवी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया था। एक नौजवान बरहाना लड़की छत से उल्टी लटकी हुई थी, इसकी आंतें निकली हुई थी, वो शैतान सिर्फ इसे चबा रहा था। ये नादिर का घर था। मैंने माइकल को फ़ौरन इस जगह आने का कहा और फिर वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अफसोस हम इस मासूम लड़की को बचा न सके। नादिर ने सब कुछ बता दिया था। इसने बताया, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़िंदा इंसान का गोश्त, खुसूसन दिल और जिगर आते खाने से मेरी ज़िंदगी बच सकती है। मैंने खुफिया तौर पर लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया और किसी को मालूम तक न था कि इधर मेरे ऑफिस में मैंने एक लड़के को जॉब के सिलसिले में मेहनती और तरक्की करते देखा। बॉस इसको मीटिंग के बाद कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहता था, जो मुझे मंजूर न था। मेरे ख़्याल में ये मेरा ही हक़ था। फिर मैंने इस लड़के को फंसाने के लिए मंसूबा बनाया। मैंने इसके जूते चेक किए। ये जिस कंपनी के शूज़ ख़रीदता था, वहाँ ख़रीदने वाले का सारा डेटा रिकॉर्ड में रखा जाता था। मैंने साइंस की जदीद ईजाद ह्यूमन शो ऑफ जैकेट का इस्तेमाल किया। इसको पहन लेने से इंसान 20 मिनट के लिए गायब हो जाता है। ये जदीद ईजाद है। मैंने 20 मिनट का फ़ायदा उठाया और इसके जूते चोरी करके कत्ल करने शुरू कर दिए। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान सब कुछ साइम के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर लिया था, मगर मेरी अपनी ही गलती और लालच ने फंसा दिया। मैं नहीं चाहता था कि ये कंपनी का डायरेक्टर बने। मेरी बीवी ने पहले ही केस में बाजी जीत ली। हमने तमाम रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश की, जिसमें जूतों का खुद ब खुद लॉकअप से गायब होना और चल कर जाना शामिल था। कंपनी के इन जूतों का कमाल ये कि जैकेट पहनने से भी वो गायब न हुए। वो जैकेट जिसका इस्तेमाल नादिर ने किया था,
नादिर को 30 साल कैद सुनाई थी और मैं डायरेक्टर भी बन गया। अलबत्ता 6 फास्टर के जूते आज भी मेरे इस्तेमाल में रहते हैं। मियार बदलना ही नहीं चाहिए, अब तो वो गुम भी नहीं हुए और ना ही मुझे गुस्सा आता है। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी ये कैसी लगी? आप लोगों का कहानी का पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।